तो चलिए अब बात करते हैं उन प्रमुख नीतियों की जिन नीतियों के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की, विस्तार किया और उसका सुदृढ़ीकरण किया। चलिए बात करते हैं उन प्रमुख नीतियों की क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने उन प्रमुख युद्धों की बात की थी जिनके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे प्रमुख चार्टर और अधिनियम की। देखिएगा आप लोगों सभी को पता होगा, अगर नहीं पता तो आपको बता देता हूं। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश संसद के द्वारा कई प्रकार के चार्टर और अधिनियम प्रोवाइड किए गए थे, दिए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी कि देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसद के द्वारा कई प्रकार के चार्टरों से विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए थे समय से के अनुसार, यानी उनकी डिमांड के अनुसार। और इन सभी चार्टर और अधिनियमों ने ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के साथ विस्तार और उसके सुदृढ़ीकरण में बहुत ज्यादा सहयोग किया था। जैसे कि अब देखिए जो पीरियड है हम इसको 3 काल में डिवाइड करके देख सकते हैं। एक वाला पार्ट है आपका 1600 से लेकर 1773 तक और एक पार्ट आपका आएगा 1773 से लेकर 1853 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी का काल है। क्योंकि 1858 से यानी कि 1857 की क्रांति के बाद भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और 1858 से लेकर के 1947 तक भारत पर ब्रिटिश क्राउन का शासन आरंभ हो जाता है। लेकिन आज हम जो बात करेंगे आप लोगों से वो 1600 से लेकर के 1853 के जो चार्टर हैं और उन चार्टरों में जो विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए थे कंपनी को और उन अधिकारों के द्वारा जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की गई थी, विस्तार किया गया था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि 1858 के बाद तो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार नहीं हुआ, कुछ एक अपवाद को छोड़ दीजिए तो उन्होंने विस्तार नहीं किया, बल्कि इस साम्राज्य की ब्रिटिश क्राउन के अंदर जो साम्राज्य था उसके प्रशासन को चलाने में सहयोग के लिए विभिन्न प्रकार के अधिनियम प्रदान किए गए। जैसे कि 1858 का एक्ट है, 1861 का अधिनियम है, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम है, 1909 का मार्लियामेंटो सुधार है, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है और 1935 का भारतीय अधिनियम है। ओके, तो उसकी चर्चा हम लेंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे सिर्फ यहां तक इनके माध्यम से कैसे उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की। तो देखिए बच्चों 1600 से लेकर 1600 में कंपनी की स्थापना हुई है और कंपनी को व्यापारिक एकाधार प्रदान किया था महारानी एलिजाबेथ ने। और 1600 के बाद से 1773 तक ब्रिटिश संसद के द्वारा समय समय पर विभिन्न अधिकार प्रदान किए गए थे। जैसे कि इनके द्वारा युद्ध करने का अधिकार, इसके द्वारा शांति स्थापित करने का अधिकार, इन चार्टरों के द्वारा संधि करने का अधिकार, इस चार्टरों के द्वारा आपको सेना का गठन करने का अधिकार, इनके द्वारा कुछ क्षेत्रीय विस्तार की अनुमति, ये सारे प्रदान किए गए थे। लेकिन एक चीज ध्यान क्या, क्षेत्रीय विस्तार को ज्यादातर ब्रिटिश संसद के द्वारा हमेशा पीछे रखा जाता था। कोशिश की जाती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसी क्षेत्रीय का अधिग्रहण नहीं किया जाए, लेकिन बाद में आगे चल करके अनुमति प्रदान की जाती है। किस तरह की जाती है मैं आगे चर्चा करूंगा। लेकिन अभी आप समझिएगा कि 1600 एडी से लेकर के 1773 ईस्वी यानी कि एडी तक ईस्ट इंडिया कंपनी को विभिन्न प्रकार के चार्टरों से इस प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए जिन्होंने कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में सहयोग प्रदान किया है। आगे जो अगले अधिनियम आते हैं, आगे जो अधिनियम है जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पहले हम लोग सभी को लिख लेते हैं।
1893 का चार्टर अधिनियम, ओके, 1813 का चार्टर अधिनियम, इसमें एक और है बीच में, वो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ओके, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, क्लियर। तो ये कई सारे ऐसे चार्टर थे जिन्होंने समय समय पर कुछ अधिकार प्रदान किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, और अधिकार के साथ साथ ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से एक एक क्रम आरंभ हो जाता है, यानी कि नियंत्रण के साथ साथ अधिकार प्रदान करना। जैसे कि 1813 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम में जो भारत का जो बाजार है उसको मुक्त व्यापार नीति के तहत सभी इंग्लैंड के वासियों के लिए खोल दिया गया, यानी कि कंपनी का व्यापारिक एकाधार समाप्त कर दिया, यानी कि भारत में व्यापार के विस्तार को और बढ़ाया गया। अब कंपनी के साथ साथ अन्य कंपनियां थी इंग्लैंड की, वो भी व्यापार कर सकते थे। इसका अर्थ है कि इंग्लैंड को आर्थिक रूप से और फायदा मिलना, कंपनी का और इंग्लैंड का भारत में और विस्तार होना। 1833 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम में एक प्रावधान किया था ब्रिटिश संसद के द्वारा। प्रावधान यह था कि इस प्रावधान में यह कहा गया कि जो भी राज्य या जो भी रियासतें ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन है, उसके ऊपर उनका नियंत्रण है, ऐसी रियासतों को या ऐसी रियासत के शासक के पास अगर कोई पुत्र नहीं है, कोई उत्तराधिकार नहीं है, तो ऐसी रियासतों को ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया जाए, उसका अधिग्रहण कर लिया जाए। यह प्रावधान था 1833 के चार्टर अधिनियम में, यानी कि इसमें उन्होंने कहा था। लेकिन इस चार्टर के इस अधिनियम का, इस प्रावधान का प्रयोग किया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जिसको हड़प की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यवगत का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी कि देखिएगा, यहां का जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड डलहौजी, उसने नीति का प्रयोग किया, लेकिन इस नीति को किसमें सबसे पहले दिखाई देता है या प्रस्तुत किया जाता है? 1833 के चार्टर अधिनियम में। क्लियर। तो यानी कि ये जो अधिनियम थे बच्चों, इन चार्टरों ने समय समय पर कंपनी को कुछ अधिकार प्रदान किए, और उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की, विस्तार किया और उसका सुदृढ़ीकरण किया। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, 1813 का चार्टर अधिनियम में संसद के द्वारा कंपनी से कहा गया कि आपको लगभग 1 लाख रुपया भारत की शिक्षा के लिए खर्च करना पड़ेगा। यानी देखिएगा, इसमें भी पार्लियामेंट ने, संसद ने क्या दिखा दिया? शिक्षा पे आपको खर्च करना है, व्यय करना है, और ये शिक्षा भी एक माध्यम था ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार और उसकी स्थिरता के लिए। कैसे, आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि शिक्षा की नीति भी इनका एक माध्यम था ब्रिटिश साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए। अभी फिलहाल आप समझिएगा कि ये सारे चार्टर अधिनियम है, इन्होंने समय समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी को शक्तियां प्रदान की, अधिकार प्रदान किए, जिससे कि उन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के साथ साथ उसका विस्तार भी किया और उसको स्थिरता भी प्रदान किया। क्लियर। तो ये आपकी एक प्रमुख नीति का एक पार्ट है। अगला जो हम नीति की बात करने वाले बच्चों, उसमें एक साथ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे घेरे की नीति। इस नीति का भी प्रमुख योगदान माना जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के
साम्राज्य स्थापना की भारत में। कैसे? इस नीति का प्रतिपादन किसने किया? इस नीति का प्रतिपादन किया था वारेन हेस्टिंग ने, जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है 1773 के एक्ट के तहत। वारेन हेस्टिंग ने इस नीति के माध्यम से क्या किया? उसने किया कि जो उसके शत्रु रियासतें थी या शत्रु थे, उनको अपने मित्रों के द्वारा घेर लिया गया। घेरे की नीति, यानी कि घेरे की नीति का अर्थ है जो शत्रु है उसको अपने मित्रों के द्वारा घेर के उसके ऊपर दबाव बनाना, और दबाव बनाने के बाद युद्ध में पराजित करना, और पराजित करने के बाद उसके राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी के या ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेना। तो घेरे की नीति भी एक प्रमुख नीति मानी जाती है। इसके बाद जो अगली प्रमुख नीति है, उस नीति का नाम है बच्चों सहायक संधि। और आप ये भी कह सकते हैं कि आने वाले समय, यानी कि घेरे की नीति का जो एडवांस वर्जन है, यानी कि जो अपडेट वर्जन है, उस अपडेट वर्जन का नाम है सहायक संधि। और आगे देखिएगा बच्चों, जैसे जैसे हम लोग अन्य नीतियों की बात करेंगे, वो हर नीति पुरानी नीति का ही अपडेट वर्जन होता है। ये है आपका सहायक संधि। भारत में सहायक संधि का प्रतिपादन सबसे पहले ब्रिटिशर्स के द्वारा नहीं, बल्कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा स्थापित किया गया था। लेकिन इसका एक व्यवस्थित रूप, और इसको किस ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा लागू किया गया था? तो बच्चों वो है लॉर्ड वेलेजली, जिसको हमने बताया भी था अभी कि सबसे बड़ा साम्राज्यवादी माना जाता है लॉर्ड वेलेजली को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड डलहौजी को। अब देखिए ये घेरे की नीति का अपडेट वर्जन कैसे है। पहले मित्रों के माध्यम से शत्रु को घेरा गया, फिर इस सहायक संधि के माध्यम से लॉर्ड वेलेजली ने जितनी भी मित्र रियासतें थी उन सभी से कहा कि आप इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर कीजिए, और इस सहायक संधि के माध्यम से लॉर्ड वेलेजली ने एक बहुत बड़ी सेना का गठन किया। इसका एक प्रमुख प्रावधान है, और भी बहुत सारे प्रावधान है जिसकी चर्चा मैं किसी अन्य सेशन में करूंगा। एक इसका मोटा मोटा जो लाभ है वो समझिएगा कि सहायक संधि के माध्यम से जिस रियासत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी हस्ताक्षर करती थी, उस रियासत को या उस राज्य को एक सेना का गठन करना पड़ता था, और इस सेना का जो खर्च है वो उस राज्य के द्वारा किया जाता था। लेकिन सेना का जो वफादारी है वो किसके प्रति है? वो प्रति होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस संधि के माध्यम से अपने मित्रों को पंगु बना दिया। ना तो उनको किसी पड़ोसी देश से संबंध स्थापित करना होता था, ना किसी यूरोपियों को अपनी सेवा में रख सकते थे, प्लस एक सेना भी रखनी पड़ती थी। लेकिन उस सेना का खर्च कौन वहन करेगा? उस सेना का खर्च वहन करेगा वो राज्य का शासक। लेकिन सेना की वफादारी किसके प्रति होगी? कंपनी के प्रति होगी। क्यों? क्योंकि सेना किसके अधीन रखी जाती थी? एक रेजिडेंट के अधीन रखी जाती थी, और रेजिडेंट कहाँ रहता था? राजा के दरबार में, शासक के दरबार में। तो इसको बोला जाता है सहायक संधि को अपडेट वर्जन है ये घेरे की नीति का। अब जो तीसरी नीति बच्चों वो है, उसका नाम है आपका व्यपगत का सिद्धांत। ये नीति भी सहायक संधि का अपडेट वर्जन है, या इसको आप हड़प की नीति भी कह सकते हैं, या इसको आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कह सकते हैं। इस नीति का प्रतिपादन किया था लॉर्ड डलहौजी ने, और आपको इससे पहले बताया भी था कि 1833 के एक्ट में कंपनी के द्वारा या ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी को अधिकार दिया गया था कि अगर आपको लगता है कि आपकी जो रियासत जो आपके अधीन है उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो गोद मत लेने दीजिए, बल्कि उसके क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लीजिए। तो लॉर्ड डलहौजी ने उसी व्यपगत की सिद्धांत या हड़प की नीति के तहत बहुत सारे राज्यों, सतारा, जैतपुर, बघाट, झांसी, करौली, कई सारे राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। यानी कि अब देखिए, अब ये सहायक संधि का अपडेट वर्जन कैसे है? तो सहायक संधि में क्या किया गया था?
एक रेजिडेंट को स्थापित किया गया था राज्य के अंदर दरबार में। अब ये जो रेजिडेंट है वो हर मामले में हस्तक्षेप करने लगा। सैद्धांतिक रूप से उसको अनुमति नहीं थी, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो हर मामले में हस्तक्षेप करता था। अब जब वो हस्तक्षेप करने लगा तो उसने इस मामले में भी हस्तक्षेप करना आरंभ किया। किस मामले में आरंभ किया? उसने कहा कि आपको गोद लेने का अधिकार नहीं है। जिसको गोद लेना है पहले कंपनी से अनुमति लेगी, कंपनी चाहेगी तो अनुमति देगी, चाहे तो नहीं देगी। इसके भी कई सारे प्रावधान थे, प्रोविजन थे। उस प्रोविजन को हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से। डॉक्टर एब लैब्स की नीति का हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल से। अभी से हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सिद्धांत, अच्छा सहायक संधि का टाइम भी लिख लीजिएगा 1798 के आसपास। और व्यवगत का सिद्धांत है ये लॉर्ड डलहौजी ने भारत में आने के बाद आरंभ किया था 1849। क्लियर? ओके, यानी कि ये 3 प्रमुख नीतियां हैं जो कि इसने आने वाली नीति के लिए आधार प्रदान किया। घेरे की नीति ने सहायक संधि को आधार प्रदान किया, सहायक संधि ने व्यवगत का सिद्धांत या हड़प की नीति को आधार प्रदान किया, और हड़प की नीति को लागू किसने किया है? लॉर्ड डलहौजी ने। तो आप समझ सकते हैं कि इन नीतियों के माध्यम से कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में साम्राज्य की स्थापना की, विस्तार किया और उसको स्थिरता प्रदान की। क्लियर? चलिए आगे अन्य नीतियों की चर्चा करते हैं। ये तो हो गया। अब देखिए इन नीतियों के साथ साथ कुछ ऐसी नीतियां और थीं जिन्होंने स्थापना, विस्तार और स्थिरता में सहायता की है। जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे हम लोग आर्थिक नीति की। आर्थिक नीति में सबसे पहले अब बात करेंगे व्यापार नीति की, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी है और व्यापारिक कंपनी को व्यापार के लिए अधिकार प्रदान किए गए थे ब्रिटिश संसद के द्वारा। और इस व्यापार नीति के माध्यम से भी इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कैसे की है? तो व्यापार नीति का 2 लक्ष्य रहता था। पहला, कंपनी का आर्थिक रूप से ज्यादा लाभ, प्लस ऐसी नीति को अपनाना जिससे भारत से कच्चा माल का निर्यात। तीसरा, भारत को एक बाजार के रूप में स्थापित करना, यानी कि बाजार के रूप में स्थापित करना, यानी कि जो ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई है, औद्योगिक क्रांति के बाद जो बने बनाए जो सामान थे, वस्तुएं थी, उनके लिए भारत को एक बाजार के रूप में स्थापित करना। यह इस प्रकार की व्यापार नीति को लागू किया था ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश संसद दोनों ने मिलकर के। ठीक है, तो अब देखिए व्यापार अच्छा होगा, ज्यादा होगा तो क्या होगा? धन की प्राप्ति होगी। धन की प्राप्ति होगी, धन का प्रयोग क्या किया जाएगा? अपने अधिकारियों को वेतन देने में और व्यापार को बढ़ाने में और सेना के गठन करने में, जिससे कि युद्ध में विजय प्राप्त किया जा सके। क्लियर? तो आर्थिक रूप में पहले ही होगी व्यापार नीति। अब हम लोग बात करेंगे दूसरी जो इनकी जो व्यापारिक जो आर्थिक नीति में शामिल किया जाता है वो बच्चों है इनका भू राजस्व व्यवस्था। ये जो भू राजस्व व्यवस्था है बच्चों, इस भू राजस्व व्यवस्था ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य स्थापना में बहुत सहयोग किया है। भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत इन्होंने 3 प्रकार की व्यवस्था को स्थापित किया था। डिटेल से हम लोग कभी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इन्होंने 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया था भारत में। पहली है स्थायी बंदोबस्त, ओके। दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था, और तीसरा है महालवाड़ी व्यवस्था। बच्चों ये जो तीनों व्यवस्था है, इन तीनों व्यवस्था के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज्यादा से ज्यादा भू राजस्व प्राप्त किया और भू राजस्व का प्रयोग किया उन्होंने व्यापार को बढ़ाने में और युद्धों में उस धन का प्रयोग किया था। ये जो भू राजस्व व्यवस्था है बच्चों ध्यान रखिए, ये कहां पर लागू थी? ये संपूर्ण ब्रिटिश भारत में लागू थी। सबसे पहले उन्होंने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया,
बंगाल के क्षेत्र में रैयतवाड़ी को उसके बाद लागू किया, उसके बाद लागू किया महलवाड़ी व्यवस्था। और ये पूरी व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था से उन्होंने जिस धन की प्राप्ति की, उस धन का प्रयोग किया था युद्धों में और व्यापार को बढ़ाने में। और ये दोनों ही आधार थे ब्रिटिश साम्राज्य के। क्लियर? तो ये था भूराज व्यवस्था, जो मतलब आर्थिक नीति के अंतर्गत भूराज व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। और इन तीनों के माध्यम से भी इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की। क्लियर? इसको थोड़ा सा एक पॉइंट आपको डिटेल में बता देता हूं कि ये जो ब्रिटिश भारत में कितना कितना परसेंटेज था, तो स्थायी बंदोबस्त पूरे उसके 19% था, ये 51% था और ये 30% था। ये क्या प्रतिशत है? ये प्रतिशत है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में जो इस भूराज व्यवस्था को लागू किया था, उसका जो ब्रिटिश भारत का जो क्षेत्र है उसमें कितने प्रतिशत पे इंडियन व्यवस्था को लागू किया था। तो स्थायी बंदोबस्त मात्र 19% ब्रिटिश भारत के, ये 51%, ये 30%, यानी कि 30%। क्लियर? चलिए आगे और नीतियों की बात करते हैं हम लोग। जो अगली प्रमुख नीति है वो है बच्चों आपका प्रशासनिक नीति। और प्रशासनिक नीति के भी बच्चों 3 पार्ट हैं। यानी कि प्रशासनिक नीति का अर्थ है कि जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने साम्राज्य की स्थापना कर ली, साम्राज्य स्थापना करने के लिए उन्होंने युद्ध का प्रयोग किया। युद्ध के बाद उस क्षेत्र का प्रशासन भी तो संभालना पड़ेगा, तभी तो नियंत्रित हो पाएगा। यानी कि जो स्थानीय स्तर के लोग हैं उनको नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। और इस स्थानीय स्तर के लोगों को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने 3 प्रकार की नीतियों का पालन किया। पहला, उन्होंने सिविल सेवा का गठन किया। ओके, और इस सिविल सेवा के द्वारा उन्होंने क्या वसूल किया? इन्होंने भू राजस्व वसूल किया, प्लस उस क्षेत्र का प्रशासन संभालने के लिए, जिसको हम लोग कलेक्टर कहते थे, इसकी स्थापना की। तो सिविल सेवा के माध्यम से उन्होंने किया, सिविल सेवा के माध्यम से जो आईसीएस बनते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज के जो अधिकारी बनते थे, उन अधिकारियों के द्वारा इनका मुख्य उद्देश्य था पहले राजस्व को वसूल करना, और कानून व्यवस्था भी इनके हाथ में था। बाद में कानून व्यवस्था को अलग करके पुलिस सेवा का अलग से गठन किया गया। लेकिन अब देखिएगा, जो स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं उनको नियंत्रित करना बहुत आवश्यक था, और नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम था सिविल सेवा। और इसे देखिएगा, इसीलिए इसको ब्रिटिश एम्पायर का स्टील कहा जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य का इस्पात कहा जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से इन्होंने स्थानीय स्तर को कंट्रोल रखा। ठीक है, तो पहली एक नीति क्या होगी? सिविल सेवा का गठन। इस सिविल सेवा के माध्यम से यह भी कहा जाता है कि सिविल सेवा ब्रिटिश साम्राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर था, स्तंभ था, इस्पात भी कहा जाता है। प्रशासनिक नीति के अंतर्गत अगला जो आएगा वो है पुलिस सेवा का गठन। और दोनों से आपको बता दो, पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जो भारत में जनक है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा दोनों का जनक कहा जाता है भारत में, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ध्यान रखिएगा, ये कई बार प्रश्न पूछा भी गया है यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, आरएएस में, और आपको आगे भी काम आता रहेगा। तो पुलिस सेवा, अब पुलिस सेवा से क्या हुआ? पुलिस सेवा से इन्होंने स्थानीय स्तर पर किसको बना के रखा? कानून व्यवस्था को। कानून व्यवस्था से क्या हुआ कि यहाँ के जो स्थानीय स्तर के लोग हैं उनको नियंत्रण करने में सहयोग मिला, प्लस जो विद्रोह होते थे, जो डर और दहशत पुलिस सेवा के द्वारा स्थापित की गई थी भारत के लोगों में, उतना डर सेना के द्वारा भी नहीं था। कहते हैं कि उस समय पुलिस की वर्दी में लोगों को देख करके लोग डर जाते थे, इतना खौफ था, जिसका प्रमाण आपको आज भी दिखाई देता है कि लोग कभी कभी कहावत में कहते हैं
कि जितना शक्तिशाली दरोगा होता है उतना शक्तिशाली कोई नहीं होता। ये उदाहरण, ये मुहावरे आपको आज भी कहावत है लोकल लेवल पे, यानी कि गांव में आज भी आपको सुनने को मिल जाएगी। तो वो जो डर है, जो दहशत है ब्रिटिश काल की, वो आज भी कायम है। तो आप समझ सकते हैं कि इस पुलिस सेवा ने किस तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य को सहयोग किया होगा। एक कितना बड़ा आधार माना जा सकता है इस पुलिस सेवा को। अगली जो नीति है वो है इनका न्याय व्यवस्था। ठीक है, तो न्याय व्यवस्था के माध्यम से भी इन्होंने क्या किया, साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की, लोगों को इस बात का एहसास कराया कि हमारी इस न्याय व्यवस्था में सभी लोग समान हैं। क्योंकि पहले जो न्याय होता था भारत में, हिंदू और मुस्लिम अलग अलग कानूनों से, रीति रिवाजों से होता था। अब इन्होंने न्याय व्यवस्था के लिए एक विधिवत कानून की स्थापना की और इस विधिवत कानून के आधार पर लोगों को न्याय प्रदान किया था। यानी कि देखिएगा, स्थिरता का एक महत्वपूर्ण साधन होता है न्याय व्यवस्था, और न्याय व्यवस्था को स्थापित किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में। ऐसा नहीं है कि न्याय व्यवस्था इससे पहले नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन पहले हिंदू मुस्लिम कानूनों के हिसाब से न्याय होता था। लेकिन अब ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के साथ साथ न्याय व्यवस्था को भी स्थापित किया गया। तो न्याय व्यवस्था को या न्याय व्यवस्था की नीति को भी एक प्रमुख नीति माना जाता है साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण या स्थिरता में। ओके, क्लियर? यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब एक नीति की बात और करने वाला हूं, और उस नीति के बाद हमारा ये जो ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, विस्तार और सुदृढ़ीकरण का जो कॉन्सेप्ट, बेसिक जो टॉपिक था, वो आपका क्लियर होगा। क्योंकि बच्चों इनके अंदर जो एक एक टॉपिक है, सिविल सेवा, पुलिस सेवा, न्याय व्यवस्था, ये अपने आप में एक टॉपिक है। लेकिन चूंकि मैंने क्या किया है, इस एक टॉपिक के माध्यम से कई सारे टॉपिक को कनेक्ट करने का प्रयास किया है, क्योंकि यूपीएससी का डिमांड ही है। डिमांड इसकी ये है कि कॉन्सेप्ट आपका कनेक्टिविटी होना चाहिए। क्योंकि कहा भी जाता है कि इतिहास में जो घटनाएं होती हैं, जो नीतियां होती हैं, वो कई सारे मोती होते हैं, और उन मोतियों को जब एक धागे में पिरोया जाता है तब वो माला बनती है, और माला गले की शोभा बनती है। इसका अर्थ है कि इतिहास की विभिन्न घटनाओं को, विभिन्न नीतियों को जब एक साथ जोड़ोगे तो आपकी समझ विकसित होगी। तो वो मैंने काम किया है कि आखिर ब्रिटिश साम्राज्य की जो स्थापना हुई है, क्या अचानक हुई है कि प्लान था? तो बच्चों पूरा का पूरा कंप्लीट प्लान था। समझ सकते हैं कितनी प्रकार की नीतियों को उन्होंने लागू किया और ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना भी की, उसको स्थिरता भी प्रदान की। तो अगली जो प्रमुख नीति है बच्चों, उस नीति का नाम है शिक्षा की नीति। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि यार ये शिक्षा की नीति से कैसे पॉसिबल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है अंग्रेजी साम्राज्य की शिक्षा की नीति। क्योंकि शिक्षा की नीति के द्वारा जो उनको समझाना था लोगों को, वो उन्होंने समझाया, जो उन्होंने पढ़ाना चाहा वो हमको पढ़ाया, और इस शिक्षा की नीति के माध्यम से उन्होंने लोगों के मन में इस बात को पैदा कर दिया कि ये ब्रिटिश साम्राज्य है, जो ब्रिटिश सरकार है, वो भारत के लोगों को सभ्य बनाने के लिए आई है। इसका इतना बड़ा प्रभाव आप समझ सकते हैं। एक आगे की आपको बात बताता हूं कि एक लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, उन लोगों को, भारत के लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ा कि भाई साहब तुम गुलाम हो। किसी को एहसास ही नहीं था कि वो गुलाम है। तो 1857 से लेकर के एक लंबे समय तक, 50 साल तक, जो भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे वो इसी बात का प्रचार करते थे कि भाई आप गुलाम हो। लोगों को एहसास ही नहीं था। 1757 से लेकर के 1857 तक भारत के लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो गुलाम है। उनको लगता था कि पहले भी कोई शासन करता था, अब भी कोई शासन कर रहा है। दिल्ली सल्तनत में शासन किया गया, मुगलों के द्वारा शासन किया, अब इनका शासन है। उनको इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वो जो शासन कर रहे थे वो भारत का विकास भी कर रहे थे, लेकिन ये जो शासन कर रहे हैं ये गुलाम बना रहे हैं। इन्होंने आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से शोषण किया है, इस बात का एहसास नहीं था। ये शिक्षा की नीति से हुआ। लेकिन ये इसका इनडायरेक्ट पहलू है। डायरेक्ट पहलू क्या है? शिक्षा की नीति के माध्यम से कैसे साम्राज्य को स्थिरता की है? पहला, शिक्षा प्रदान करके इन्होंने एक ऐसा वफादार वर्ग तैयार किया
जो कि समय समय पर इनके काम आता था, प्लस इनका सहयोग। दूसरा, सहयोगी वर्ग भी। सहयोगी वर्ग कैसे कि प्रशासन के उच्च स्तर पर तो अंग्रेज और यूरोपीय लोगों को नियुक्ति मिलती थी, लेकिन निचले स्तर पर क्लर्क हो गया, चपरासी हो गया, पियोन हो गया, यानी कि ऐसे ऐसे पद जहां पर उच्च जो यूरोपीय लोग हैं वो काम नहीं कर सकते थे, तो इनसे काम कराया जाता, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जो लोग थे उनसे काम कराया जाता था। तो एक सहयोगी वर्ग भी मिला, वफादार वर्ग भी मिला इन लोगों को, ठीक है। प्लस शिक्षा की नीति से लोगों के मन में इस बात को बिठाया कि हम आपको सभ्य बनाने के लिए आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी गहराई से, कितना डीपली, कितना प्लानिंग से उन्होंने शिक्षा की नीति पे काम किया गया। ओके, तो शिक्षा की नीति में क्या हुआ, वफादार वर्ग और सहयोगी वर्ग प्राप्त हुआ, जो कि इनको क्या करता था, प्रशासन में सहयोग करता था। क्लियर। तो बच्चों ये है आपके कंप्लीट टॉपिक, सब टॉपिक, जिससे एक टॉपिक बनता है, उस टॉपिक का नाम है ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, विस्तार और उसका सुदृढ़ीकरण। क्लियर। तो जैसे आज हमने बात किया दो माध्यम से, एक था युद्ध, दूसरा प्रमुख नीतियां। युद्ध भी उन्होंने यूरोपीय कंपनियां थी जो उसके पड़ोसी कंपनियां थी उनके साथ किया, भारतीय शक्तियों को पराजित किया। इन शक्तियों को पराजित करने के बाद प्रमुख नीतियों के माध्यम से विस्तार और सुदृढ़ीकरण को प्रदान किया, जैसे कि चार्टर अधिनियम, घेरे की नीति, सहायक संधि, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प्पी नीति, प्रशासनिक नीति, आर्थिक नीति, सिविल सेवा, पुलिस सेवा, न्याय व्यवस्था, शिक्षा की नीति। ये कई सारी नीतियां थी, प्रमुख नीतियां थी, जिनके माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार और उसका सुदृढ़ीकरण हुआ। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। इस प्रकार के और भी सेशन आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।